हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ऑन डिमांड है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, रिक्वेस्ट थी कि हिस्ट्री का एक छोटा सा रिवीजन होना चाहिए जिसमें हम एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें। तो आज ये वीडियो हम इसी बात को लेकर के डेडिकेट करते हैं कि आपकी डिमांड पूरी हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं हिस्ट्री के इस टॉपिक में। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ शुरुआत से मैं शुरू करूँ। देखिए, आपका जो हिस्ट्री है वो पास्ट इवेंट को पढ़ना ही हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। जो भी चीज़ें पास्ट में मौजूद थी या जो आप स्टडी कर रहे हो उसको हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है। जिसके एविडेंस आपके पास में है वो तो हिस्ट्री है, जिसके एविडेंस आपके पास में नहीं है लेकिन हाँ हम जानते हैं ऐसा हुआ होगा। लाइक सबसे पहले आग की खोज हुई, तो आग की खोज हुई हमें पता है, लेकिन कैसे हुई ये भी चलो हमने अंदाज़ा लगा लिया, किसने की ये नहीं पता। तो जो चीज़ हमारे पास में एज अ एविडेंस मौजूद है उसको तो हमने हिस्ट्री कंसिडर किया। जो हमें पता है हुई होगी उसको हमने, लेकिन एविडेंस नहीं है, उसको हमने प्री हिस्ट्री कहा। तो ऐसे में हम इंडिया के एस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो इंडिया के एस्पेक्ट में हमने डिवीजन किया है हिस्ट्री का इन 3 सेक्शंस में, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। यहाँ पे जो एविडेंस हमें मिलने लगे जब से हिस्ट्री के, और 1206 तक का जो टाइम रहा इसको हमने एंशिएंट हिस्ट्री कहा। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मिडाइवल 1206 तक, भारत 1206 से लेकर के 1857 तक का, कई बार ऐसा होता है यहां पर आपको 1757 देखने को मिलेगा। कुछ ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने जब पहली बार प्रोविंसीज बनाया तब से हम मॉडर्न हिस्ट्री को काउंट करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो पहला हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उससे हमें मानना चाहिए, 1857 की जो क्रांति थी वहां से हम हमारा मॉडर्न फेज स्टार्ट करते हैं। बट कुछ का ऐसा सोचना है कि 1757 जब पहली प्रोविंसी बनी उसके बाद से यह हुआ होगा। ठीक है, तो हम तो इसको, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप ये ज़रूर मान के चलना या तो आप 1757 करेंगे या फिर 1857 करेंगे। अगर आप बात करते हैं इंडिया की, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी पढ़ते हैं आप, बेसिकली जिस भी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उसमें इन्हीं फेजेस में इसी तरीके से सारे इवेंट्स को कॉन्टिन्यूसली दिखाया जाएगा। आप अगर थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में समझाऊं कि जब आप इंडिया के अंदर थोड़ा सा आप चलो टाइमलाइन एक बार पहले बताने की कोशिश करता हूं मैं, आप ऐसे समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइमलाइन का थोड़ा सा अंदाजा नहीं रहता। देखो, अगर आप क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, कॉमन एरा की बात करते हैं तो इसको 0 मान लेते हैं, जो अभी क्या चल रहा है 2022 चल रहा है। तो पुराने आप जब डेट्स को पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे 1000, फिर ये उल्टी सीरीज चलती जाएगी, फिर 900, फिर 800, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी और यहाँ पे आके 0 हो जाएंगे। इसके बाद में सीरीज कॉन्टिन्यूसली चलेगी 2022 तक। तो ये वाला जो टाइम है इसको आप एडी भी कह सकते हो, एना डोमिनी भी कह सकते हो, और इसके अलावा इसको आप कॉमन एरा भी कह सकते हो। इसके पहले वाला जिसमें उल्टी गिनती हम कर रहे हैं ये होता है बीसी, बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर क्रिस्ट भी बोल सकते हो, और ये हो गया आपका बिफोर कॉमन एरा। बीसीई और बीसी एक ही है, एडी और सीई एक ही है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आप दिमाग में रखना। अब थोड़ा सा और आप इसको थोड़ा फास्टली अगर पढ़ें तो उस टाइम पर जब सारी चीजें हमारे यहाँ मौजूद थी, हिस्ट्री का एविडेंस हमें मिलने लगा, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि उस टाइम पर राजा रूल करता था और राजा एक बहुत बड़े एरिया को अपने साम्राज्य में या एडमिनिस्ट्रेशन में रखा करता था। भारत के अंदर इसको 16 महाजनपदाज में डिवाइड किया गया है। जनपदाज वो थे जो बेसिकली कोई राजा रूल कर रहा है किसी टेरिटरी पर। ये नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्रा, ये जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्रा, और ये है बौद्धिस्ट टेक्स्ट अगुंतर निकाय। इनमें भी मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर पहले 16 महाजनपद थे। अब ऐसे में ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक, रिलीजियस टेक्स्ट बुक जिसमें 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है वो कौन सी थी। तो अगुंतर निकाय, और जैन टेक्स्टा में था जो कि था भगवती सूत्रा, इसमें बताया गया था कि 16 महाजनपदास थे। वो ये महाजनपदास के नाम लिखे हुए हैं और ये इनकी कैपिटल है। अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई बार इनकी कैपिटल पूछ ली जाती है, बट कैपिटल से ज्यादा अच्छा है कि आप केवल ये याद रख लें उस टाइम पर ये 16 महाजनपदास थे जो एग्जिस्ट करते थे। अगर इनको याद करना है आपको तो उसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक ये है जो कि है अश्क मत बहा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले, अब गाना बाजा कम कर सुनना। अब गाना बाजा कम कर सुनना। ठीक है, अश्क मत बहा चांदी के मग में, काशी को 5 अंक मिले, अब गाना बाजा कम कर सुनना। ये हो गए आपके 16 महाजनपदास। अगर आप इसको याद करते हो तो कैसे करोगे? यहां पे अश्क रिलेट कर रहा है आपके अश्मक से, मत्स्य से, बरसा, यहां पे बरसा, अश्क मत बरसा, बरसा रिलेट कर रहा है वत्स से, चांदी मतलब चेडी के ऐसे ही लिखा हुआ है, मग मतलब मगध, में
ऐसे ही लिखा हुआ है, काशी मतलब काशी, को का मतलब कौशल, पांच का मतलब पांचाल, अंग का मतलब अंग, मिले का मतलब मल्ल, अब का मतलब अवंती, गाना का मतलब गांधार, बाजा का मतलब वज्जी, कम का मतलब कंबोज, कर का मतलब करू और सुन्ना का मतलब सुरसेना। इस तरह से 16 महाजनपदास थे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। थोड़ा सा शॉर्ट मैं रैपिडली पढ़ा रहा हूं, जरूरी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी से नहीं करोगे तो आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हो। और ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अगर आपको आराम आराम से पढ़ना है तो। बाकी तो आपको रैपिडली ही पढ़ना चाहिए। तो आप आप ये मान के चलें, क्या है, हम सबसे पहले जो नई डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं वो है मौर्यन डायनेस्टी। यहीं से शुरुआत आपकी मानी जाएगी। डायनेस्टी वो होती है जहां रूलर्स की कॉन्टिन्यूस सीरीज एक आपको देखने को मिलती है और वो बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। एक सेम फैमिली से आने वाले कॉन्टिन्यूस रूलर्स का जो सीरीज होगा वो आपकी डायनेस्टी में कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले हमारी मौर्यन डायनेस्टी है। अगर आप बात करें यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ग्रेट अशोका, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इनका रूलिंग टाइम पीरियड था 322। अब देखो यहां पर उल्टा है 298, 322 से 298। अगर आप गौर करोगे तो लगभग 22 यहां पर और 2 यहां पे, 24 साल इन्होंने रूल किया। क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि उल्टा कैसे। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो ये आपका बीसी उल्टा चलेगा, इस तरफ चलेगा। तो यहां पर 322 यहां से उल्टा चल करके 298 तक आप जा रहे हो, तो उल्टा चलोगे लगभग 24 साल, और ऐसे चलते चलते आप यहां जीरो पर आ जाओगे, तो ये उल्टा ही पढ़ा जाएगा। इसके बाद ये जीरो पर आएंगे और जीरो से कॉमन एरा शुरू होगा, सीई शुरू होगा आपका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या सीन है। ये 500 हाथी मैंने अलग से दिखा रखा है, अभी इसके पीछे का आपको मैं लॉजिक बताता हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर, एंड याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे फाउंडर रहे हैं किसकी, मौर्यन एम्पायर के। इन्होंने सबसे पहले धनानंद को हराया जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे। तो किसको हरा करके जीते, नंदा डायनेस्टी के रूलर को। चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पर बैठ जाते हैं मगध के 322 में। इसके बाद में वो लगातार पंजाब, सिंध, मगध और वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन वाले रीजन को जीत जाते हैं। इसके बाद में ग्रीक रूलर के साथ भी इनकी वॉर होती है और उसको भी ये जीत जाते हैं। बट हां, उनको हराने के बाद 305 में उनको हराने के बाद में, जिसका नाम था सेल्यूकस वन निकेटर, तो सेल्यूकस वन निकेटर को हराने के बाद में यहां पर एक मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। सेल्यूकस वन निकेटर ने अपनी डॉटर की शादी, जिसका नाम था हेलेन, सेल्यूकस वन निकेटर की डॉटर का नाम था हेलेन, और उसने किसके साथ शादी करा दी, उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसकी शादी हुई तो यहां पर एक मैरिटल अलायंस हो गया, इसलिए ग्रीक को इन्होंने इन्वेड नहीं किया। जब मैरिटल रिलेशंस हैं तो इन्वेड क्यों करेंगे। ऐसे में सेल्यूकस वन निकेटर जो कि ग्रीक रूलर थे, उन्होंने इनको गिफ्ट में काबुल दे दिया, कांधार दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया और मेरठ दे दिया। ऐसे में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 वॉर एलिफेंट्स किसको गिफ्ट किए, सेल्यूकस वन निकेटर को। देख रहे हो लेन देन चल रहा भैया। तो यहां पर बहुत बड़ा रीजन दे दिया इन्होंने किसको, सेल्यूकस वन निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके बदले में इन्होंने भी कुछ दे दिया। और इस तरह से ये मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में यह भी याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में सेल्यूकस वन निकेटर ने अपना एक स्कॉलर भेज दिया, या वहां पर उनको मतलब एक तरीके से कह दिया कि ठीक है आप यहीं रहो और यहीं रहते हुए काम करो, जिसका नाम था मेगिस्थनीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेगिस्थनीज की, जितनी भी मेगिस्थनी की जो बुक थी इंडिका, इसमें उन्होंने पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया है, और ये बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे लिए कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ही वॉज अ ट्रैवलर, ज्योग्राफर, जिन्होंने, और एक तरीके से एम्बेसडर भी थे, किसके, ग्रीक एम्बेसडर थे। कहां पे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ऐसे में इन्होंने जो बुक लिखी इंडिका, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। मौर्यन एम्पायर की सारी हिस्ट्री आपको इसमें देखने को मिलती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। लगभग 24 साल रूल करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अपने वो एक जैन गुरु थे, जैन गुरु के पास में, जिसका नाम था भद्रबाहु के पास में आते हैं, उनकी सानिध्य में आते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैन मुनि बन जाते हैं। और लास्ट में फास्टिंग करने के साथ ही, जब फास्टिंग मतलब क्या होता है, जैन्स में एक प्रोसेशन हुआ करता था पहले, लाइक अगर उनको ईश्वर को प्राप्त करना है तो वो अपना देह त्याग कर देते थे फास्टिंग करके। तो ऐसे में इन्होंने भी क्या किया, फास्टिंग करके 298 बीसी में
अपना देह त्याग कर दिया और फाइनली इनकी जगह इनके बेटे ने ले ली, जिनका नाम था, हाँ ये वाला याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था। फिर आ जाते हैं इनके बाद में इनके बेटे बिंदुसारा। बिंदुसारा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना गया है। सिंहासना भी इनको कहा गया है, भद्रसारा भी इनको कहा गया है, और अमृतोचित्स भी इनको कहा गया है ग्रीक लैंग्वेज में, वायु पुराण में और जैन टेक्स्टा में। ठीक है, इनका ये नाम है काफी, लेकिन इन्होंने काम ज्यादा कुछ किया नहीं था, इसलिए ज्यादा इनको जानने को या पढ़ने को नहीं मिलता। सो अगर देखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसारा इनके बेटे 298 BCE में थ्रोन को गेन करते हैं। इसके बाद ये अपने बच्चों को, जिसमें अशोका और सुशीन, ये रिवॉल्ट जो चल रही थी तक्षशिला में अपनी रिवॉल्ट को, मतलब उस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए भेजते हैं। वहां पर उन्होंने अपने एरिया को काफी एक्सटेंड किया, लेकिन कलिंगा को नहीं जीत पाए। कलिंगा साउथ का रीजन था, वो नहीं जीत पाए, और बाकी उन्होंने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। बस इतना ही पढ़ने को मिलता है इनके बारे में। इसके बाद में आ जाते हैं द ग्रेट अशोका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ही जुड़े कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 273 से स्टार्ट करेंगे, 232 तक जाएंगे। एक लंबा टाइम ड्यूरेशन इन्होंने सर्व किया। ठीक है, देवनम प्रिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, और देवनम प्रशस्ति के नाम से भी, प्रियदर्शनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर गुर्जर और इसके अलावा रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मस्की जो टेरिटरीज थी उनको डिस्कवर किया, और ये हमें पता चलता है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो अपनी प्रीचिंग्स थी, जो इन्होंने सीखी थी, जो इनके मतलब इवेंट्स रहे लाइफ के, उन्होंने अलग अलग पत्थरों पर उकेर दिया, जिससे कि वो चीजें लाइफ लॉन्ग रहे, बहुत सारे लोग उसको जान सकें। अशोक स्तंभ भी इन्होंने बनाया था, तो उसमें ये पत्थरों पे उकेरते थे। उन पत्थरों पे उकेरी हुई चीजों को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो बहुत सारी रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं इंडियन हिस्ट्री में। वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले रॉक इंस्क्रिप्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके अलावा फिर लगातार उन्होंने कॉन्कर किया, बहुत सारी जगहों को उन्होंने कॉन्कर किया, और लास्ट में जो कलिंगा बिंदुसारा नहीं जीत पाए थे, कलिंगा को भी इन्होंने नंद राजा को हरा करके कलिंगा को भी जीत लिया। बट कलिंगा वॉर का इन पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे गए। उन्होंने वहां पर उस खून खराबे को देखते हुए डिसाइड कर लिया कि अब से मैं कोई भी इस तरह की वॉर फ्यूचर में नहीं करूंगा। उन्होंने अपने आप से शपथ ले ली। इसके बाद में उन्होंने बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया। इसके बाद ये धामा घोष, और देखो इसके बाद में उन्होंने धामा घोष को भीरी घोष की जगह पर अडॉप्ट कर लिया। धामा घोष का मतलब धर्म को अपना लिया बजाय वॉर के। ठीक है, भीरी घोष में क्या होता है, मारा जाता है, जबकि धामा घोष में धर्म का प्रचार किया जाता है। यहां पर हर 10 साल के अंदर वो बौद्ध गया जाते थे, हर 12 साल के अंदर वो लुम्बिनी जाते थे। इसके बाद में मतलब 10 साल के अंदर वो कहां गए, बौद्ध गया, और फिर लुम्बिनी गए। 40 साल के अंदर रूल करने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया 232 में। धामा क्या होता है, धामा अशोका के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया वो मॉरल डेवलपमेंट, मैनकाइंड के लिए मॉरल डेवलपमेंट था। धर्म से जोड़ सकते हो। धामा एक तरीके से व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर रिलीजन, फॉर योर पीस, वो चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, एंड ये भी बात सही है कि सारे ही इविल्स को खत्म करना, आपके जो भी इल एक्शंस हैं उसको खत्म कर दो, विश्व के कल्याण के लिए काम करो, कंपैशन होना चाहिए, चैरिटी होना चाहिए, ट्रुथ प्योरिटी होना चाहिए आपके एक्शंस में, इसी को धामा कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा रॉक एडिक्ट्स के अंदर इन्होंने अपने जो भी अशोका ने जो भी चीजें की, जो भी टीचिंग से देना चाहते थे, वो सारी चीजें इन्होंने पिलर्स के थ्रू, रॉक्स के थ्रू वो लोगों तक अलग अलग जगह पे पहुंचाई। इन्होंने यहां पर सारे हमें धामा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इनके 2nd एंड 7th रॉक एडिक्ट से। फर्स्ट रॉक एडिक्ट में इन्होंने ये बताया कि किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, किसी भी यजन के लिए जो बलि वगैरह देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट रॉक एडिक्ट में इन्होंने उसको प्रोहिबिटेड कर दिया। 2nd रॉक एडिक्ट में इन्होंने बताया कि आपको किस तरह से पैसे का संचय करना चाहिए, किस तरह से पैसा खर्च करना चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने 2nd रॉक एडिक्ट में बताई। इन्होंने एक छोटी माइनर रॉक एडिक्ट भी मिलती है सांची स्तूपा के अंदर, सारनाथ के अंदर एंड सांची में, ये दोनों चीजें ध्यान रखें। इन्होंने धामा यात्रा की। धामा यात्रा में क्या होता है, धर्म के प्रचार के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि भाई आप चैरिटी करो, आप बौद्धिज्म को अपनाओ। बाकी इन्होंने धामा यात्रा को ज्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ विहारा यात्रा। विहारा यात्रा में एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, उन चीजों को छोड़ करके आप धर्म की यात्रा करो, इस चीज को इन्होंने फोकस्ड किया। इनके जितने भी इंस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है,
जितने भी इंस्क्रिप्शन थे अशोका के वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, ब्राह्मी में लिखे हुए थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलने वाले कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं जो खारोशी स्क्रिप्ट में मिले हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1880 सीई में एक इंग्लिश स्कॉलर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। इन्होंने सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया था, तो ही वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अनुसंधान क्या था? अनुसंधान हर 5 साल के अंदर जो भी अशोका क्या करते थे, अपने मिनिस्टर्स को हर 5 साल में अलग अलग जगह पर भेजते थे कि जाओ भाई प्रचार करके आओ अपने धर्म का, तो इसको अनुसंधान कहा गया। और धामा महामंत्रास हर 14 साल के अंदर, अशोका के जो 14वां साल था, जो भी जब उसने रूलिंग टाइम ड्यूरेशन था उसका, तो महामंत्रा की शुरुआत उसने करी। और यहां पर वेलफेयर ऑफ द पीपल, पनिशमेंट को कम करना, लोगों की नीड्स को देखते हुए उनकी हेल्प करना, इन सब चीजों को इसने इंट्रोड्यूस किया था। और बस ठीक है, एंड इसको एक बार कंप्लीट करते हैं जल्दी से, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है। अशोका के बाद में उसका जो सक्सेशन था वो काफी ज्यादा वीक हो गया। लगभग आने वाले 15-50 साल के बाद ही जो मौर्यन एम्पायर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसके लास्ट रूलर रहे बृहद्रथा, और बृहद्रथा के बाद में उसी का मिनिस्टर था, उन्हीं के यहाँ पर एक ब्राह्मण मिनिस्टर था जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने उनको सक्सीड कर लिया और शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अशोका की रूलिंग डायनेस्टी के बाद में लगभग 50 साल के अंदर ही नेक्स्ट जो बृहद्रथा थे वो लास्ट रूलर रहे, और उन्हीं के मिनिस्टर ने, ब्राह्मण मिनिस्टर ने, पुष्यमित्र शुंग ने वहां पे नया मतलब उनको सक्सीड करके शुंग डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। यहां पर पहला ऐसा था, मौर्यन एम्पायर वाज द फर्स्ट किंगडम जहां पे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड था। यहां पे ऑटोक्रेटिक नहीं था किंग, मतलब ऐसा नहीं था कि केवल उसी की चलेगी या वो कोई भी निर्दयी काम कर सकता है, वो हमेशा वेलफेयर में काम करता था। यहाँ पे कौटिल्य ने भी बताया कि किसी भी स्टेट को बनाने के लिए 7 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले किंग होता है, फिर अमित्य होते हैं, मतलब उसके किंग के साथ में उसके आस पड़ोस के राजा, फिर उसके जनपद, उसका दुर्ग मतलब गढ़, उसका कोष कितना पैसा है, उसकी सेना, उसके मित्र, फिर वो जनता तो आम होती है। ठीक है, जो उसके मित्र होते हैं, उसकी सेना होती है, जो उसका कोष होता है, उसका गढ़ होता है, उसका जनपद होता है, जनपद में सारे लोग भी आ गए, उसके आसपास के पड़ोसी राजा जो उसके साथ रहते हैं वो। यहां पर किंग यूज्ड टू अपॉइंट द सीएम एंड द प्रीस्ट, वो अपने महामंत्री को और अपने पुजारी को धार्मिक अनुष्ठान के लिए या धार्मिक जानकारी के लिए तो प्रीस्ट अपॉइंट किया करता था, और अपनी सही सलाह के लिए चीफ मिनिस्टर वो अपॉइंट किया करता था। ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता था। और इसको उपधा परीक्षणा भी कहा गया है, इस प्रोसेस को कि अपॉइंट करना सीएम और प्रीस्ट, इसको उपधा परीक्षणा भी कहा गया है। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अशोका के मौर्यन डिवीजन के अंदर, मौर्यन एम्पायर के दौरान 5 बड़े प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। इसमें तक्षशिला था, उज्जैन था, कौशाली था, और दक्षिणापथा था, और पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट देखते हैं अब जल्दी से, ये वाला इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जुडिशियल सिस्टम भी, हाँ ये वाला भी थोड़ा ध्यान रख लो कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन थे वो अलग अलग 2 कोर्ट्स में बनाए गए थे, जैसे अभी यहाँ पर होता है। पहले भी ऐसा ही होता था कि यहाँ पे धर्मशास्त्र कोर्ट और कंटक शोधन, ये 2 धर्मशास्त्र और कंटक शोधन, ये 2 कोर्ट होते थे। धर्मशास्त्र में तो आपके सिविल केसेस को देखा जाता था, और कंटक शोधन में आपके क्रिमिनल केसेस को देखा जाता था, जैसे थेफ्ट, रॉबरी एंड मर्डर। तो वहां पर उस टाइम भी सोचो 2 टाइप के मतलब डिविजन्स थे कोर्ट्स के अंदर। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास वगैरह रहा करते थे। और यहां पर अगर लास्ट पॉइंट को देखते हो आप, तो मैगस्थनीज के थ्रू इंडियन सोसाइटी के अंदर डिवाइड किया गया था 7 अलग अलग कास्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बस इतना से याद रख लो, मैगस्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 अलग अलग कास्ट के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मौर्यन एम्पायर के मैप को देखते हो आप, तो इन्होंने आगे ऊपर तक या यहां तक, ये तक्षशिला वगैरह आ गया, यहां तक इन्होंने मौर्यन एम्पायर को फैलाया था, और यहां पर ये वाला रीजन तक ये जीत चुके थे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाला रह गया था, क्योंकि वहां चौलाज एंड पांड्यास पहले से ही रूल करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो यहां पर वो जीत नहीं पाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुंग डायनेस्टी की, पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथा को मिनिस्टर थे, बृहद्रथा के यहाँ पर, इन्होंने शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। ये धर्म से ब्राह्मण थे, हिंदू थे, ऐसे में शुंग डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी भी कही जाती है, इसको याद रख लेना।
अशोका के डेथ के बाद में, बृहद्रथा को हराने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि उनके सेनापति भी बोल सकते हो, प्रीस्ट भी बोल सकते हो, कमांडर इन चीफ भी कह सकते हो, उन्होंने उनको हरा करके इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। मगध के अंदर वो रूलर बने, अपने आसपास की टेरिटरीज को भी ये जीतते गए। मौर्यन डायनेस्टी जो वो लेकर आए थे, इनका मेन इंटेंशन था कि वो हिंदुइज्म को प्रचार प्रसारित करें। ठीक है, वाल्मीकि अग्निमित्रा क्लेम करते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग का जो एम्पायर था नर्मदा रिवर तक एक्सटेंड किया गया था। वाल्मीकि अग्निमित्रा क्लेम्स दैट द एम्पायर ऑफ पुष्यमित्र शुंग एक्सटेंडेड टू द नर्मदा रिवर ऑफ द साउथ। वाल्मीकि अग्निमित्रा क्या है? ये एक संस्कृत का प्ले है जो कालिदास के थ्रू लिखा गया था और ये फर्स्ट प्ले था। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार गौर करें। वाल्मीकि अग्निमित्रा किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। संस्कृत प्ले था, ये भी ठीक है, और ये पहला प्ले था आज तक का नाटक, पहला नाटक था जो कालिदास ने लिखा, संस्कृत प्ले। इसको याद रखना, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। इसके बाद में काबुल, पंजाब का बहुत बड़ा रीजन, इंडो ग्रीक रीजन्स को डेक्कन प्लेटो के आसपास तक, यहां पे सतवाहना डायनेस्टीज तक इन्होंने अपनी टेरिटरीज को फैलाया। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया 2 बार। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि एक घोड़े पर, आपने देखा होगा रामायण के अंदर भी, कि एक घोड़े पर अपने राज्य का झंडा लगा दिया जाता है और उसको फिर भेज दिया जाता है कि तुम दौड़ो जहां तक दौड़ सकते हो। और जिस जिस जगह पर वो घोड़ा दौड़ता है, ऐसा माना जाता है कि जिस जिस जगह पर वो घोड़ा दौड़ेगा वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली राजा की होती जाएगी। अगर कोई भी उस घोड़े को रोक लेता है तो दैट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज कि हाँ ठीक है, ये चैलेंज है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम हमारी टेरिटरी में इसको नहीं आने देंगे। और ऐसे में फिर राजा उसके साथ में लड़ने को तैयार हो जाता है, लड़ना होता है। और अगर आप नहीं रोक रहे हो, जाने दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये, मतलब सोचो कितना बड़ा ओपन चैलेंज है कि ठीक है मेरा घोड़ा जहां तक जाएगा, और जब तक वो लौट के ना आ जाए तब तक वो चैलेंज जारी रहेगा। ऐसे में एक काफी इंपॉर्टेंट पतंजलि, आपने सुना होगा, संस्कृत स्कॉलर थे पतंजलि, वो भी इन्हीं के यहां पर प्रीस्ट थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो ये जितनी भी लाइंस मैंने यहां पर बताई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपने बहुत अच्छे से इसको सुना होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया। फिर आगे देखें, पुष्यमित्र शुंग के रूलिंग टाइम ड्यूरेशन के बाद में इनके जो बेटे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निमित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस ऑफ, और बहुत ही फेमस हीरो भी है किसके? वाल्मीकि अग्निमित्रा के। इसको याद रखना, ये संस्कृत प्ले था, आप सभी जानते हो, कालिदास ने लिखा। इसके हीरो कौन थे? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे वो इस नाटक के हीरो हैं और इन्हीं के बेस बना के कालिदास ने नाटक लिखा है। तो यहां पर विदिशा, द अग्निमित्र वॉज वॉइस रॉय ऑफ विदिशा व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस। तो विदिशा से इस कहानी की शुरुआत होती है और यहां पे याद रखें आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कालिदास इस टाइम ड्यूरेशन के नहीं थे, गुप्ता डायनेस्टी जब आएगी उससे रिलेटेड थे, बट उन्होंने लिखा जरूर है इस प्ले को। अग्निमित्र बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं, इन्होंने गेटवे, सांची स्तूपा का गेटवे बनाया था, याद रखना। और भरहुत स्तूपा जो अब टूटा हुआ मिलता है हमें केवल, भरहुत स्तूपा भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। ही वॉज गुड आर्किटेक्चर एज वेल। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, जयेशमित्र, ये सारे वो रूलर्स थे जो इस डायनेस्टी में रहे और काफी जो इंपॉर्टेंट थे वो 2 ही हैं। पुष्यमित्र शुंग याद रख लीजिएगा, अग्निमित्र याद रख लीजिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो टोटली यहां पर देयर वर 10 एम्पीरियर्स जो इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, जो इस टाइम पर रहे। देवभूति लास्ट शुंग रूलर थे 73 BCE के अंदर। इनको मतलब डिथ्रोन कर दिया जाता है इन्हीं के मिनिस्टर के थ्रू, जिसका नाम था वासुदेव, और वहां पे कान्वा डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो वासुदेव जो कि इन्हीं के मिनिस्टर थे, अमित्य थे, और इन्होंने कन्वा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। तो नेक्स्ट डायनेस्टी भी हमारी कन्वा डायनेस्टी होगी। यहां पर मैप देखते चलेंगे, वासुदेव कन्वा इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे, इन्होंने कन्वा डायनेस्टी फाउंड किया। ओरिजिनली कौन थे? देवभूति के लास्ट मिनिस्टर थे। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के कौन रहे? सुशुरमन। ठीक है, सुशुरमन इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे, बस इतना ही आप इसको याद रखो। इसके बाद में आ जाती है सातवाहन, हिंदी में इसको कहा जाता है सातवाहन या सतवाहाना डायनेस्टी। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 2nd सेंचुरी BCE में और ये डिसएस्टेब्लिश होती है 3rd सेंचुरी CE में। देखा जाए अगर 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक हम जाएं तो अगर देखा जाए तो 1 साल बोलेंगे आप? नहीं। 1 सेंचुरी बोलेंगे? नहीं। यहां पे
सेकेंड सेंचुरी BCE है और यहाँ पे CE है, लगभग 400 से 500 साल के बीच का इनका रूलिंग टाइम ड्यूरेशन रहा। सिमुक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सातवाहना डायनेस्टी को फाउंड किया। सिमुक ने ससुरमन को हराया जो कि लास्ट कन्वा डायनेस्टी के रूलर थे। इसके बाद में आंध्रा मतलब वो साउथ रीजन जो था वहां पे, जिसको गोदावरी और कृष्णा रिवर की वैली भी कहा जाता है, इसको आंध्रा डायनेस्टी भी नाम मिला क्योंकि इसी जगह पर जाकर के इन्होंने एस्टेब्लिश किया था किसको, सतवाहना या सातवाहन डायनेस्टी को। यहां पे सतकारणी वन काफी इंपॉर्टेंट है। सतकारणी वन पूरे के पूरे इस लेक्चर में सतकारणी वन काफी इंपॉर्टेंट है। सिमुक के बाद में सतकारणी वन जो इनके बेटे थे वो थ्रोन गेन करते हैं, काफी ब्रेव वॉरियर थे एंड ही वाज द फर्स्ट कैपेबल रूलर जिन्होंने सतवाहना डायनेस्टी को कंट्रोल करना या पावर अपनी वहां पे किंगडम को एस्टेब्लिश करना और एक्सपेंड करने का सोचा था। सबसे ज्यादा कैपेबल रूलर थे इसके अंदर ही। इन्होंने पूरे एम्पायर को पूरे भारत साउथ इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर तो नहीं, पूरे साउथ इंडिया के अंदर अपने एम्पायर को इन्होंने फैलाया। सतवाहना डायनेस्टी के अंदर जो जितने भी फॉलोअर्स थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे और इसने वैदिक यज्ञास कराए काफी सारे और वर्णाश्रम सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स के साथ में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, जैसे यवनाज और शाकाज और यवंस के साथ में इनकी काफी लड़ाई भी हुई और लेकिन लास्टली ये हार जाते हैं। 23rd रूलर थे इस डायनेस्टी के जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकारणी और ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर माने जाते हैं इस डायनेस्टी के। गौतमीपुत्र सतकारणी ये एलिमिनेट होते हैं अपनी पावर से क्षत्रियापास के थ्रू और रीएस्टेब्लिश करते हैं अपनी पावर को। eliminated the power of western Kshatriyapas and re-established the power of or glory of this dynasty। गौतमीपुत्र सतकारणी के पहले जितने भी रूलर रहे उनसे जो क्षत्रियापास थे उन्होंने इनकी पावर छीन ली थी। इसके बाद में अपनी पावर को वापस से एस्टेब्लिश करने में सफल होते हैं। लेकिन इसके बाद में जो 22nd रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, उसका यज्ञाश्री जिनका नाम था, यज्ञाश्री भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर रहे। दोनों इंपॉर्टेंट रूलर रहे। इसके बीच में इतना ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलता। इसके बाद में चैत्यास थे। यहां पर ध्यान रखना, सतवाहना किंग्स ने बहुत सारे चैत्यास और विहारास बनाए थे। आपने विहारास तो अभी पढ़ा था कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए, किंग एंटरटेनमेंट के लिए विहार करता था। चैत्यास ज्यादा फेमस है। चैत्यास क्यों फेमस है? कालरा चैत्य बहुत ज्यादा फेमस है जहां पर आप गॉड के लिए प्रीचिंग करते हो। बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहां पे आप गॉड के लिए मतलब गॉड को प्रे करते हो, गॉड के लिए प्रे करते हो। बहुत बड़े हॉल्स होते हैं जिसमें जाते हैं आप और ज्ञान वगैरह या फिर जो भी साधना है, आराधना है वो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी इसी टाइम ड्यूरेशन में एस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए सतवाहनाज ने अमरावती को कैपिटल बनाया। याद करो अभी भी आंध्र प्रदेश की क्या है कैपिटल? अमरावती। वही उस टाइम पर भी थे सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पर। और बस इस टाइम पर अलग अलग करेंसी चलने लग गई थी। सिल्वर, कॉपर और लेड ब्रॉन्ज से मिक्स करेंसी भी चला करती थी और ब्राह्मण्स को ज्यादा ग्रांट दिया जाता था। ग्रांटिंग द लैंड्स, एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, मुझे याद आ रहा है। ब्राह्मण्स को जो लैंड्स ग्रांट की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? अग्रहार। अग्रहार क्या था? ब्राह्मण्स को जो लैंड्स दी जाती थी वो क्या था? अग्रहार। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन हुआ था। हालांकि वो एग्जामिनेशन था रीट 2022 जो अभी लेटेस्टली हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अग्रहार किसने किया था और ये कब हुआ करता था, या ब्राह्मण्स को जो जमीन देने की परंपरा थी उसको क्या कहा गया? ठीक है। इस डायनेस्टी का जो एंड हुआ वो इक्ष्वाकुस के थ्रू हुआ। इक्ष्वाकु वंश के थ्रू इस डायनेस्टी को वाइप आउट किया गया, डीथ्रोन किया गया। तो इस तरह से बेसिकली ये डायनेस्टी भी खत्म होती है। इसके बाद में वर्धमान डायनेस्टी आएगी, उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा रहा और थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोरिंग सा हो जाएगा। तो वर्धमान डायनेस्टी को पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्लीज इस सभी को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगा। इसके साथ में वर्धमान डायनेस्टी हुआ और इसके अलावा दूसरी जो डायनेस्टीज हैं उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी हैं, डिटेल वीडियो है। अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।